अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी जो पहली वीडियो थी परसों वो थी व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था कि स्टैटिक्स में होता क्या है, और उसमें हमने देखे थे कि डेटा जो होता है वो किस टाइप का होता है जिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसी स्टैटिस्टिक्स में हमने ये भी देखा था कि हमारे पास होता है एक कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होते हैं हमारे पास, जो हम इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। किसमें हमें जरूरत पड़ती है? इन ड्राइंग सम मीनिंगफुल कंक्लूजन्स में हमें वो इस्तेमाल हो जाता है। हमने उसमें देखा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने देखा था। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन देखा था हमने। स्क्यूनेस देखा था, हमने पढ़ा था। रेशियो, परसेंटेज, ऐसे बहुत सारे हमारे पास टेक्निक्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस पर होगा, what is measures of what are measures of central tendency। यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। Measures of central tendency are the most common type of statistical measures used to characterize series of data। सीरीज ऑफ डेटा को कैरेक्टराइज करने में हमें सेंट्रल टेंडेंसी का इस्तेमाल आ जाता है। अब सेंट्रल टेंडेंसी होता क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी एक सेंट्रल वैल्यू होता है, एक सेंट्रल वैल्यू होता है, और या कोई एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता है। ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होता किसका? वो होता है स्टैटिस्टिकल सीरीज का। अब बताओगे सर आप कि ये स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है? जब हम सवाल करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज होती कैसी है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम डेटा में बताया था कि वी हैव टू टाइप ऑफ सीरीज, एक होती है ग्रुप्ड और दूसरी होती है शाबाश अनग्रुप्ड। यही होती है हमारे पास स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब बहुत डिफिकल्ट होता है ये रिमेंबर करना या अंडरस्टैंड करना लार्ज नंबर ऑफ रॉ डेटा को। हमारे पास जो लार्ज नंबर डेटा होता है, लार्ज अमाउंट और ग्रुप ऑफ रॉ डेटा जो हमारे पास होता है, वो अंडरस्टैंड करना, वो याद रखना बहुत इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए। वन वुड like to know the critical value which represents all the items of a series। हर एक यही चाहता है कि हमारे पास ऐसा नंबर हो या ऐसा कोई वैल्यू हो जो इजीली याद रहे और जो रिप्रेजेंट करे पूरे डेटा को। पूरे डेटा को क्या करे? वो रिप्रेजेंट करे। उसी डेटा को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेज वैल्यू। आपने अपने 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज वैल्यू होता क्या है। सेम यहां पर भी ऐसा ही होता है। फॉर इंस्टेंस, it is very difficult to remember or understand the data concerning incomes of income of millions of people residing in a country।
बहुत डिफिकल्ट होता है ये समझ लेना है कि क्या एवरेज इनकम है या कितनी इनकम है हमारे जो मिलियंस ऑफ पीपल किसी कंट्री में होते हैं. However, if it is said in 2015, if we talk about it 2015 or let's say 2017 or whatever, वहां पर जो एवरेज इनकम थी, लेट्स से जो हम कंट्री की बात कर रहे हैं, we will talk about the इंडिया. यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो एवरेज जो इनकम लोगों की थी इंडिया में इन 2015 और 2017 वो थी 20,000 पर एनम. कितनी थी? 20,000 per annum. It will be easy for us to guess the economic conditions of the most of the Indians if we only understand where from the 20,000 per annum came. एवरेज जो हमने निकाली वो हमारे पास थी 20,000. अगर ये हमें पता चल रहा है कि ये 20,000 कहाँ से आ गया और किस वे में हमने ये निकाला, then it would be very easy for us to guess the economic condition of most of the Indian people. So it is this average value which is called as central tendency. यानी कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अगर आपको लिखना होगा या आप लिख रहे होगे अभी, तो मैं आपको बताऊंगा कि मेजर टेंडेंसी refers to all those methods of statistical analysis by which average of the statistical series are worked out or worked out. इसी का मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी. अब सेंट्रल टेंडेंसी में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं या व्हाट इज द पर्पस, आई वुड से कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी. पहला पर्पस जो सेंट्रल टेंडेंसी का होता है वो होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है द मेन पर्पस ऑफ द एवरेज इज टू प्रेजेंट सिंपल एंड systematic description of the principal feature of the raw data. As a result, data can be easily understood. This is the first one. ये आपको याद रखना होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी वो डेटा होता है जो इजीली इंसान को समझा जाए, इजीली अंडरस्टूड हो जाए एक कॉमन मैन को कि व्हाट द डेटा इज ऑल अबाउट. दूसरा इसका होता है कंपैरिजन. Like average help in making comparison of different set of data. For example, we are comparing, let's say we're comparison of the per capita income of India and USA. While जब हमने compare किया the per capita income of India and the USA, it shows us the per capita income of India is much less than the per capita of USA.
Accordingly, it is concluded that India is a poor country. So it is just an example. It just we are just I'm just making you understand what the central tendency is all about. And with the help of the central tendency, we can formulate the policies also. Once we came to know what is the per capita income of a country, therefore we can accordingly, the government jo hoti hai, they focus on such economic policies so that they can increase the per capita income, so that they can increase the per capita income. And these are the certain purpose and the functions of central tendency. Now, types of statistical average. हम सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं. हम सेंट्रल टेंडेंसी को स्टैटिस्टिकल एवरेज भी बोलते हैं. We have two types of the statistical average or central tendency. The first one is mathematical average. And the second one is, मैं यहां से लिखता हूं second one. And the second one is positional average. हमारे पास दो टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एवरेज होती है. पहली होती है हमारे पास मैथमेटिकल एवरेज और दूसरी हमारे पास होती है पोजिशनल एवरेज. अब ये जो मैथमेटिकल एवरेज होती है, इसके भी तीन टाइप्स है. द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन. Second is geometric mean. Third is harmonic mean. और जब हम पोजिशनल एवरेज की बात करते हैं, पोजिशनल एवरेज में हमारे पास होता है मीडियन और दूसरा हमारे पास होता है मोड. मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास तीन होते हैं. द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक एवरेज, सेकंड इज ज्योमेट्रिक एवरेज, और सॉरी द फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड इज हार्मोनिक मीन. और पोजिशनल एवरेज में हमारे पास होता है मीडियन एंड सेकंड वन इज मोड. अब हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल एवरेज से, दैट इज अरिथमेटिक मीन. आई होप आपको यहां तक समझ आ रहा है. अगर आपको कोई भी इशू है या समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, तो आप वहां पर कमेंट कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज अरिथमेटिक मीन. First one is arithmetic mean. Arithmetic mean is the most simplest and the widely used measures of central tendency. एक तो ये simplest है और दूसरा it's widely used. और simply इसको हम mean भी कह सकते हैं. अब arithmetic mean या mean बोलना एक ही बात है, so हम mean भी इसको कह सकते हैं. Now arithmetic mean होता क्या है? आप लोग ने जब आपके रिजल्ट्स आ जाते हैं तो आप एवरेज निकालते हो, वही एवरेज होता है अरिथमेटिक मीन. इट इज सिंपल एवरेज ऑफ all the data or all the items in a series, and its value is obtained by adding up
all the items and dividing the result by the number of items. इसका मतलब ये है कि जो मीन हम ऑब्टेन करते हैं या जो वैल्यू हमें मीन के जरिए मिलता है वो हमें मिलता है जो हमारे पास जो आइटम्स होते हैं या जो सीरीज में जो हमारे पास आइटम होते हैं हम उनको ऐड करते हैं, फिर उसको डिवाइड करते हैं जितने आपके पास नंबर ऑफ आइटम होंगे। पहले हमें ये याद रखना है जो मीन है इट इज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार। बिफोर मूविंग फर्दर आपको मैं कुछ मैथमेटिकल ट्रिक्स बताता हूँ। लाइक हमने सुना होगा अपने 10th में या 9th में या इन द जो लोअर क्लास में हमने सुना था प्लस माइनस इज इक्वल टू, जब हम इनके ऑपरेशन करते हैं वो होता है माइनस, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस एंड प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये वाले हमें रूल्स याद रखने हैं। और दूसरा रूल जो हमारे पास है जो हम मैथमेटिक्स में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है बर्डमॉस रूल। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। इसी हिसाब से आप क्या करोगे, आप अपनी कैलकुलेशंस करोगे। कैलकुलेशंस थ्रू बाय बर्डमॉस मेथड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप ये रूल फॉलो करोगे तो आंसर आपको सही से आ जाता है और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है while calculating the data. अब we will study arithmetic mean। हमने देखा it is the simplest average of all the item in a series and its value is obtained by adding up all the items and dividing the result by the number of items से। ना होता क्या है वो देखना जरूरी है। Let's suppose we have number of students or number of मैथ्स हमारे पास है 5, 7, 8 and 12। इसका जी हमें मीन निकालना है। इसका जी क्या निकालना है, मीन। मैंने अभी आपको बोला कि मीन हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से और वो बराबर होता है समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन। समेशन ऑफ एक्स मतलब हमारे पास जो डेटा है या जो आइटम्स है उनको सम करना है। 5 + 7 + 8 + 12 and n is the number 1 2 3 4 that is equivalent to 32 divided by 4 and it is 8. Therefore the mean of this series is 8. Therefore the mean of this series is 8. I hope कि आपको ये समझ आया होगा कि मीन हमें कैसे कैलकुलेट करना है। नो डाउट हमें इसके बाद और भी मीन के बारे में पढ़ना है, बट ये समझना कि होता क्या है मीन और किस तरीके से हम मीन को सॉल्व करते हैं वो समझना बहुत जरूरी होता है। और इसकी जो एडवांटेज है अर्थमेटिक मीन की वो पहली है कि ये इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा ये है कि it is based on all the item of the series, based on all the items of the series, and it is capable of further mathematical treatments। further जो mathematical treatment में हम उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। mathematical treatments and this is what the mean is all about और इसके advantage and the how to calculate the mean वो ये था। Now
we will study how to calculate the mean while we are dealing with the individual series, जो हमने देखा था कि अनग्रुप्ड सीरीज में या इंडिविजुअल सीरीज में how to calculate the mean. आई होप आपको याद होगा कि अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल सीरीज वो होती है जहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, where there is no frequency at all. वहां पर खाली आपके पास नंबर या आपके पास एक्स होते हैं या साइज ऑफ द आइटम्स हमारे पास होते हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू कैलकुलेट, हम लिखेंगे यहां पर कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन of the following series. मेथड्स बहुत सारे हैं. पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड. फॉलोइंग सीरीज हमारे पास है 16, 18, 20, 19, 11, 14, 17, 12, 13 एंड 20. अब हमेशा आप याद रखो कि जब भी हमें कोई सवाल करना होता है उससे पहले ये देखना जरूरी होता है कि इसकी फॉर्मूला क्या है. हमने देखी थी पीछे फॉर्मूला थी x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n. समेशन ऑफ x मतलब ये जो हमने ऊपर नंबर लिखे इन सब को हमें प्लस करना है. लाइक 16 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 19 प्लस 11 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 20 और डिवाइड करना है विद n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स. वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 20 प्लस 30 दैट इज ये आता है हमारे पास 160. वी डिवाइड दैट विद 10 और हमारे पास जो x बार आता है यानी कि मीन आता है वो आता है 16. बहुत इजी है और मैं आपको इजी में भी समझा रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन. ये है मीन बाय डायरेक्ट मेथड, हम जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज की. अब हम देखेंगे ग्रुप्ड सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में हाउ टू कैलकुलेट द मीन. बट कौन से मेथड? डायरेक्ट मेथड से. अभी हम डायरेक्ट मेथड, ये याद रखिए, अभी हम खाली डायरेक्ट मेथड से देख रहे हैं. हमारे पास दो और मेथड है इसके लिए. वी हैव इनडायरेक्ट मेथड एंड वी हैव द स्टेप डिविएशन मेथड. अब जब मैं डायरेक्ट मेथड की बात करता हूं और वो भी ग्रुप्ड में, ये याद रखना हमारे पास यहाँ x होता है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है. शाबाश, जो हमने परसों देखा था हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होती है और हमारे पास x तो होगा ही होगा. लेट्स सपोज हमारे पास सवाल है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग डायरेक्ट मेथड. अब डायरेक्ट मेथड में इसीलिए लिख रहा हूं यहां पर यूजिंग, क्योंकि ताकि आपको समझ आ जाए कि हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं. बट एग्जाम में ऐसा भी होता है कि वहां पर नहीं लिखा होता है डायरेक्ट मेथड या कोई भी मेथड. वहां पर एज पर द सिचुएशन आपको सवाल करना होता है. एज पर योर एक्सपर्टाइज या एज पर योर नॉलेज आपको सवाल करना होता है. जो आपको मेथड अच्छे से आता है आप वो कर सकते हो. हमारे पास अभी जो सीरीज है या हमारे पास जो डेटा है दैट इज वेजेस एंड वी हैव नंबर ऑफ वर्कर्स. आपको मैंने पहले वीडियो में ही बोला था कि नंबर मतलब वी हैव द फ्रीक्वेंसी f और वेज हमारे x बन जाते हैं. 100, 200, 300,
400 एंड 500, और हमारी जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है 4, 5, 3, 2 एंड 5। हमें अब यहां पर क्या करना है, हमें मीन निकालना है। वो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी फॉर्मूला वो है क्या। फॉर्मूला यहां पर बन जाती है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ और एन। एफ एक्स का मतलब हमें एफ को किसके साथ इंटू करना है, शाबाश, एक्स के साथ। वी विल डू इट। फोर इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 400। आपको सिंपली कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। 5 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 5 2 ज़ 10 एंड उसकी डबल जीरो। 3 इंटू 300 इज 900, 2 4 ज़ 800 एंड 5 5 ज़ 2500। आप यहां से फॉर्मूला देखो, समेशन एफ एक्स। समेशन का मतलब होता है हमें सम करना होता है जितने भी हमारे पास एफ एक्स निकले, लाइक 400 प्लस 100 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 2500, that is equal to summation of fx is equal to 4700 और summation of f हमारा है यहाँ पर 19। ये याद रखिए आप, जब भी मैं ग्रुप्ड सीरीज की बात करता हूं, जो यहाँ पर मैंने n लिखा इट मीन समेशन ऑफ f, और जब मैं अनग्रुप्ड की बात करता हूं वहां पर जो n होता है वो होता है नंबर आपके कितने। सो समेशन ऑफ एफ एक्स मेरा है 4700 और समेशन ऑफ एफ है 19। वो बराबर आता है, जब आप करोगे आपके पास जो कैलकुलेटर होगा, 4700 डिवाइडेड बाय 19 वो आता है 247.36। दिस इज अवर मीन। हम यहां पर लिखते 10, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 247.36। I will calculate this one more time. 2400 plus 800 plus 900 plus 100 plus 400 that is 4700, और 4700 को हमें डिवाइड करना है 19 के साथ, वो है 247.36। दिस इज द अर्थमेटिक मीन। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि हाउ टू कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द इनडायरेक्ट मेथड, और जो स्टेप डिविजन मेथड है हम वो होगा। तो आई होप समझ आया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू लाइक। टिल देन, अल्लाह हाफिज।